टू चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने सीयूईटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करा था और आज से हम लोग हमारा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सीयूईटी के अंदर हमें माइक्रो भी पढ़नी है, मैक्रो भी पढ़नी है और इंडियन इको भी पढ़नी है। मैक्रो हमें पूरी पढ़नी है, इंडियन इको हमें पूरी पढ़नी है एज इट इज, जो सारी चीजें हमने 12th में पढ़ी थी, और क्लास 11th की माइक्रो भी पढ़नी है। और दो माइक्रो की हमें सिर्फ 2 ही यूनिट्स यहाँ पर कवर करनी है, यूनिट 1 है और एक है हमारी यूनिट 2। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग हमारी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो के अंदर पूरी यूनिट कंप्लीट करेंगे। पूरा एनसीईआरटी से भी करा रही हूँ, रेफरेंस बुक से भी करा रही हूँ, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सको। अच्छा देखो, एक चीज का जवाब आप मुझे कमेंट्स के अंदर देना, मुझे बताना कि जो जो यूनिट्स मैं आपको कराती जा रही हूँ उनके एमसीक्यू साथ में सेम डे प्रोवाइड करूँ या फिर पहले पूरा का पूरा कोर्स करा दूं, उसके बाद में सारे एक साथ सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कराऊं। तो ये बात प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या नाम है हमारी यूनिट का? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो याद करो भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स था क्या। पहली बात तो देखो, इस यूनिट के अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों चीजों से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो देखो बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं। देखो रिसोर्सेज क्या होता है, सबसे पहले कोई भी ऐसी चीज जो इंसान की जरूरतों को पूरा करती है वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ, मैं ये पेन यूज कर रही हूँ, बुक्स यूज कर रही हूँ, ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है। तो कोई भी वो चीज जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मनी, मनी सबसे बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि मनी हमारी सारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, मनी से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो ये मनी भी क्या है, हमारा रिसोर्स है। अब देखो एक बात समझना, जो रिसोर्सेस होते हैं वो रिसोर्सेस ऐसा तो नहीं है ना अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेस की कमी होती है। और इसी कमी को इको में बोला जाता है कि रिसोर्स कैसे होते हैं, स्केर्स होते हैं, रिसोर्सेस की क्या होती है, कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंबानी जी की भी बात करूँ ना, तो उनके पास में भी इतना पैसा है, बट उनके लिए वो पैसा क्या है, लिमिटेड है, उस पैसे की स्केर्सिटी है, क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत सारी हैं। हम लोगों की जो वांट्स होती हैं वो वांट्स कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती है। यहाँ पर मैं जितने भी वर्ड्स बोल रही हूँ ना, सारे वर्ड्स को अपने दिमाग में फिट कर दे जाना। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने कहा आपके पास में 1000 रुपए हैं, ये 1000 रुपए क्या है, आपके रिसोर्स हैं। बट ये जो 1000 रुपए हैं, ये 1000 रुपए लिमिटेड हैं, बट इन 1000 रुपए के बहुत सारे यूजेस हैं। इन 1000 रुपए से आप अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी बाइक के अंदर, अपनी एक्टिवा में पेट्रोल डलवा सकते हो, आप इन 1000 रुपीज की ड्रेस खरीद सकते हो, कैंटीन में खाना खा सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को डेट पर लेकर जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो। तो ये जो 1000 रुपीज है, ये 1000 रुपी क्या है, स्केर्स है, इनकी कमी है, ये लिमिटेड है, बट इनके यूजेस बहुत सारे हैं। तो देखो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज कैसे होते हैं, स्केर्स होते हैं, इन रिसोर्सेज की क्या होती है, कमी होती है। वही इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इन रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस होते हैं। 1000 रुपए से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक पीस ऑफ लैंड है, वो पीस ऑफ लैंड क्या है, लिमिटेड है, बट उस पीस ऑफ लैंड पर आप फैक्ट्री भी बना सकते हो, आप घर भी बनवा सकते हो, आप उस पर राइस भी ग्रो कर सकते हो, वीट भी ग्रो कर सकते हो। तो उसके यूजेस क्या है, बहुत सारे हैं। और इसी की वजह से जो सब्जेक्ट निकल कर आता है उस सब्जेक्ट को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। कि ऐसी सिचुएशन में जब हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं बट हमारी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं, तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कि अगर हम एक कंज्यूमर हैं तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आप, मैं, हम सब लोग क्या हैं, कंज्यूमर हैं। हम पैसे को खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उसे खर्च करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। वहीं अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप सोचोगे यार मैं मेरा पैसा कहाँ लगाऊं, मैं कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करूं कि इन्हें प्रोड्यूस करके मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। वहीं अगर कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी सोचती है हम पैसे को कहाँ खर्च करें कि सोसाइटी का मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, रिसोर्सेज के यूजेस बहुत ज्यादा है, तो रिसोर्सेज की क्या है, स्केर्सिटी है, रिसोर्सेज की क्या है, कमी है। और क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है तो हमें चूज करना पड़ता है
कि हम इन रिसोर्सेज को कहां पर स्पेंड करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मेरे पास में 1000 रुपए हैं तो मैं चूज करूंगी यार कपड़े खरीद लेती हूँ, कपड़े खरीदती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हमें चूज करना पड़ता है, हमें डिसीजन लेना पड़ता है। और इसी पूरे सब्जेक्ट मैटर को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है? देखो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स हैं, हमें सोचना पड़ता है कि हम हमारे स्केर्स रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करें। एलोकेट का मतलब है हम हमारे स्केर्स रिसोर्सेज को किस तरह से स्पेंड करें, किस तरह से खर्च करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अगर कंज्यूमर हैं तो हम सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, प्रोड्यूसर है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम चाहते हैं हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, सरकार चाहती है सोशल वेलफेयर होना चाहिए। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि जो स्केर्स रिसोर्सेज है उन्हें किस तरह से एलोकेट किया जाए, उन्हें किस तरह से स्पेंड करा जाए। तो इसी की वजह से जन्म होता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स क्या है कि भाई ऐसी सिचुएशन में एक ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करेगा। ये इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की, कि इस सिचुएशन में एक समझदार व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। कि अगर वो एक कंज्यूमर है, आप मैं हम सब लोग कौन है? कंज्यूमर हैं, तो वो चाहेगा उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो? मैक्सिमम हो। वो ऐसी जगह पर पैसे खर्च करेगा जहां से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अगर वो एक प्रोड्यूसर है तो वो चाहेगा उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और अगर पूरी सोसाइटी है तो सोसाइटी चाहेगी सोसाइटी का सोशल वेलफेयर हो, सोसाइटी का भला हो। इसी सब्जेक्ट मैटर को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। समझ में आया? अब देखो, इको की दो ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक ब्रांच होती है हमारे पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमें सीयूईटी के लिए दोनों पढ़नी है, माइक्रो भी पढ़नी है, मैक्रो भी पढ़नी है। देखो माइक्रो का मतलब क्या है? जब इन्हीं इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज की कमी है, इन सब चीजों को जब हम छोटे लेवल पर पढ़ते हैं, जब हम एक इंडिविजुअल के लेवल पर पढ़ते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लेवल पर पढ़ रहे हैं कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने पैसे को किस तरह से खर्च करे, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लेवल पर पढ़ते हैं, या फिर इंडिविजुअल सोसाइटी के लेवल पर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल परिवार के लेवल पर, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स के लेवल पर पढ़ते हैं, तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं जब इन सारे के सारे इश्यूज को हम पूरी कंट्री के लेवल पर पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, कंट्री के लेवल पर पढ़ते हैं, तब उस सब्जेक्ट मैटर को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो जो वर्ड है वो कहां से आया है? एक ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, कि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है तो हमें चूज करना पड़ेगा हम रिसोर्सेज को कहां पर स्पेंड करें। जब इन सारी चीजों को हम इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस करते हैं ना, एक इंडिविजुअल फर्म की हम बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म अपने पैसे को कहां खर्च करे, कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे, तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हम एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल परिवार की बात कर रहे हैं कि ये परिवार अपने पैसे को कहां खर्च करे कि पैसे को खर्च करके इनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। हम एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स की हम बात करते हैं, या फिर हम इंडिविजुअल मार्केट की बात करते हैं, तो उस सब्जेक्ट मैटर को क्या बोला जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। It is concerned with determination of output and price of an individual firm or industry। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पर हम हमारी कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सारे के सारे प्रोड्यूसर्स की बात नहीं करते, हम जितने भी कंज्यूमर्स हैं सारे कंज्यूमर्स की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं। कोई भी एक फर्म हो सकती है एक्स लिमिटेड, या फिर हम यहाँ पर इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात करते हैं कि भाई इंडिविजुअल फर्म की प्राइस कितनी है, ये अपना प्रोडक्ट कितने में बेचती है, इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट कितना है, इसका प्रोडक्शन कितना है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री की प्राइस की बात करते हैं, उनके लेवल ऑफ आउटपुट की बात करते हैं। पूरी कंट्री का जो आउटपुट है, पूरी कंट्री का जो जीडीपी है, उसकी बात यहाँ पर नहीं करी जाती। और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ प्राइस। इसे हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ प्राइस या फिर प्राइस थ्योरी। तो ये आपका एक एमसीक्यू बन गया। तो समझ में आ गया भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, कौन से वर्ड से आया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों अराइज हुआ? क्योंकि स्केर्सिटी है तो हमें चूज करना पड़ता है हम हमारे रिसोर्सेज को कहां पर स्पेंड करें।
अब देखो आगे मेन बात आती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहले तो ये समझो कि इकोनॉमी क्या होता है। देखो इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर सिंपल सा क्या है, कंट्री। कंट्री को हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब है कि एक एरिया के अंदर किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं। एक एरिया मतलब एक कंट्री के अंदर लोग किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, किस तरह से वो अपना पैसा कमा रहे हैं। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो क्या है, इकोनॉमी है। इन शॉर्ट ये समझ लो, जब भी मैं इकोनॉमी बोलूंगी, इकोनॉमी का मतलब क्या है, कंट्री है। अब देखो हर कंट्री के अंदर तीन तरह की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक मतलब मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज, मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज। हर इकोनॉमी के अंदर, हर कंट्री के अंदर तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। पहला होता है प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है किसके लिए, सोसाइटी के लिए, हम लोगों के लिए। तो पहली चीज क्या होती है, प्रोडक्शन होता है, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है ताकि सोसाइटी को सेल कर सकें। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एक्सचेंज। फिर चीजों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये है हाउस होल्ड सेक्टर, ये है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम लोग, हम कंज्यूमर्स जो गुड्स और सर्विसेज को खरीद रहे हैं। ये कौन है, हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। हम लोग ब्रेड, बटर, कपड़े, गाड़ी वगैरह, ये सारी की सारी चीजें क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर से खरीदते हैं और बदले में हम इन्हें क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं इनके गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चीजों का एक्सचेंज हो रहा है। और तीसरी एक्टिविटी है कंजम्पशन। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, चीजों को खरीदता है। खरीदने को क्या बोला जाता है, कंजम्पशन करना। तो हर कंट्री के अंदर तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करके प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर चीजों को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, चीजों का कंजम्पशन करता है, चीजें खरीदता है। देखो प्रोड्यूसर सेक्टर भी कंजम्पशन करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या खरीदता है, असेट्स वगैरह खरीदता है। ये मशीनें खरीदेगा, ये रॉ मटेरियल खरीदेगा ताकि ये फर्दर प्रोडक्शन कर सके। अगर इस प्रोड्यूसर सेक्टर को मान लो एक सोफा सेट बनाना है, तो सोफा सेट बनाने के लिए ये भी तो लकड़ियां खरीदेगा, ये भी तो मशीनें वगैरह खरीदेगा। तो सब लोग कंट्री के अंदर क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। एमसीक्यू आ सकता है कि चार चीजें दे रखी होंगी, पूछेगा इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो कौन कौन सी होती है, प्रोडक्शन, फिर है एक्सचेंज और फिर है हमारा कंजम्पशन। अब आते हैं मुद्दे पर। देखो सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। हर इकोनॉमी के अंदर, हर कंट्री के अंदर कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों होती है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि रिसोर्सेज की क्या होती है, स्केर्सिटी होती है। स्केर्सिटी होती है तो हमें चॉइस करनी पड़ती है, चूज करना पड़ता है कि हम हमारे रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करें, कहाँ स्पेंड करें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। और इसी की वजह से हर कंट्री को तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूसर सबसे पहले ये सोचेगा यार क्या प्रोड्यूस करूं, कौन से गुड्स और सर्विसेज मैं बनाऊं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप सारे गुड्स थोड़ी ना प्रोड्यूस कर दोगे। मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ। मैं एक टीचर हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, यहाँ पर मेरे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स है मेरा टाइम, मेरा टाइम। अब बताओ, मैं एक टीचर हूं तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ा दूंगी, क्योंकि मेरा जो रिसोर्स है, मेरा जो टाइम है वो लिमिटेड है, वो तो 24 आवर्स है ना। तो मैं सोचूंगी यार मैं उस टाइम को कहां पर स्पेंड करूं, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं जिसमें मुझे मजा आता है। तो पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर सोचेगा मैं कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करूं। दूसरी प्रॉब्लम आती है, ये सोच लिया कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, इन गुड्स और सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करूं, प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूं। और फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। गुड्स का सोच लिया कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, प्रोड्यूस कैसे करने हैं, अब प्रोड्यूस करके किसको बेचूं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करके किसको बेचूं। तो हर कंट्री के अंदर तीन प्रॉब्लम्स होती है। पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है। एंड थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कर लिया तो प्रोड्यूस करके किसको बेचना है। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं तो इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहली बात, आप अगर एक प्रोड्यूसर हो तो आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं,
आप सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है कि आप ही कॉस्मेटिक्स भी प्रोड्यूस करो, आप ही कपड़े भी प्रोड्यूस कर दो, आप ही गाड़ियां भी प्रोड्यूस करो, आप ही मोबाइल फोन्स भी प्रोड्यूस करो, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपका पैसा लिमिटेड है। तो सबसे पहले आप ये सोचोगे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूं, कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करूं। और इस प्रॉब्लम में अपने आप दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पहली प्रॉब्लम आ जाती है खुद व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करूं, और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है हाउ मच टू प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस कर रहा हूं उसे कितना प्रोड्यूस करूं, कितना प्रोड्यूस करूं, ज्यादा प्रोड्यूस करूं, कम प्रोड्यूस करूं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में दो प्रॉब्लम्स आ गई, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले जो इकोनॉमी है, जो भी हमारी कंट्री है, वो ये डिसाइड करेगी कि कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जाएं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में हम सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो प्रोड्यूसर को सोचना पड़ेगा कि कौन से गुड्स और सर्विसेज मैं प्रोड्यूस करूं। अब देखो, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। ध्यान से समझना, जो गुड्स हम खरीदते हैं, जो गुड्स कंज्यूमर्स खरीदते हैं, हम खरीदते हैं ताकि हमारी वांट सेटिस्फाई हो सके, ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सकें। हम ब्रेड खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, हम लैपटॉप खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, साइकिल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? ताकि हमारी वांट सेटिस्फाई हो सके। इन गुड्स को बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स कंज्यूमर्स खरीदते हैं ताकि उनकी वांट सेटिस्फाई हो सके। वहीं एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं, जो प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं। मेरे पापा का फर्नीचर का बिजनेस है। इस फर्नीचर के बिजनेस के अंदर वो बहुत सारी मशीन्स खरीदते हैं लकड़ी वगैरह को कट करने के लिए। तो वो मशीन्स क्या है? कैपिटल गुड्स हैं। ये उन्होंने इसलिए नहीं खरीदी ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ये उन्होंने इसलिए खरीदी है ताकि वो उनसे फर्दर प्रोडक्शन कर सकें। तो दो तरह के गुड्स होते हैं, जो गुड्स कंज्यूमर खरीदता है उन्हें बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, और वो गुड्स जो प्रोड्यूसर खरीदता है ताकि उन मशीनों की मदद से प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन कर सके, उन्हें बोला जाता है कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले ये चूज करना कि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या कैपिटल गुड्स, हम मशीनें बनाएंगे या फिर हम ब्रेड बटर कपड़े वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले चूज करना पड़ता है कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे जाएं। वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करें या पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करें। पीस टाइम गुड्स मतलब जब कंट्री के अंदर पीस है, जब कंट्री के अंदर शांति है, तब आप क्या प्रोड्यूस करोगे? ब्रेड बटर कपड़े गाड़ी, इस तरह की चीजें। जब कंट्री के अंदर वॉर वाली सिचुएशन है तब डिफेंस वाली चीजों की जरूरत होती है, राइफल की जरूरत होती है, बंदूक की जरूरत होती है, गन की जरूरत होती है, बारूद की जरूरत होती है। तो ये डिसाइड करना वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या फिर पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या हो गई? व्हाट टू प्रोड्यूस। साथ में जन्म होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि भाई आप एक टाइम पर सारे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारे पास में चॉइस है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपको कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर आप कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस करने होंगे। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो ये भी सोचता है कि कितने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे और कितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे। अगर कंज्यूमर गुड्स वो ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है तो कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्लियर हो गई। आगे सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये तो सोच लिया क्या प्रोड्यूस करना है, सेकंड प्रॉब्लम होती है कैसे प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस कैसे करें। तो देखो, प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में दो टेक्निक्स होती हैं, दो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्या होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक? एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जब आप प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज का यूज कर रहे हो, कैपिटल मतलब मशीन का यूज कम कर रहे हो, उस टेक्निक को बोला जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वहीं जब आप प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का यूज कम कर रहे हो, एम्प्लॉइज का यूज कम कर रहे हो, आप मशीनों का यूज ज्यादा कर रहे हो, इस तरह की टेक्निक को बोला जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। याद रहेगा, जब हम प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करते हैं, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब हम प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मशीनों का यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबर ज्यादा यूज करेंगे, कैपिटल कम यूज करेंगे, कैपिटल मतलब मशीन्स। वहीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर हम कैपिटल यानी कि
मशीन्स ज्यादा यूज करेंगे, लेबर कम यूज करेंगे। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इसकी वजह से कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी। वहीं जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, जब हम मशीन्स यूज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब हम मशीन्स यूज करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तब हमेशा याद रखना, पर यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है ना, पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो हमेशा कम आएगी, हमेशा कम आएगी। मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, पर यूनिट को बनाने की कॉस्ट कम आ रही है। जब बनाने की कॉस्ट कम आती है इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपकी कॉस्ट कम आ रही है, आप और ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। तो याद रहेगा, दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। अगर कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है या फिर लेबर की सप्लाई ज्यादा है तब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो। वहीं अगर आपको लग रहा है हमें कंट्री का जीडीपी बढ़ाना है, हायर एफिशिएंसी चाहिए, बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, देन गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तीसरी सिचुएशन आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। सोच लिया क्या प्रोड्यूस करना है, साथ में ये भी सोच लिया था कितना प्रोड्यूस करना है, दूसरी बार सोचा कैसे प्रोड्यूस करना है। अब बारी आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्रोड्यूस करके किसको बेचे, रिचर सेक्शन को बेचे या फिर पुअरर सेक्शन को बेचे। पुअरर सेक्शन को ही बोला जाता है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्या बोला जाता है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोच लिया क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो बना के किसको बेचे, रिचर सेक्शन को बेचे या फिर पुअरर सेक्शन को बेचे। देखो अगर आप रिचर सेक्शन को बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी ग्रो करेगा, कंट्री का ओवरऑल आउटपुट ग्रो करेगा, कंट्री की ग्रोथ होनी है। वहीं अगर आप बना के पुअरर सेक्शन को बेचते हो, बेचारे वीकर सेक्शन को बेचते हो, तो आप उनका भला कर रहे हो। इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, सोशल वेलफेयर कर रहे हो, सोशल जस्टिस कर रहे हो। बट हम क्या कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारे रिसोर्सेज बेचारे लिमिटेड हैं, तो हम लोग सबके लिए तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, कंट्री के सारे सेक्शंस के लिए। हम रिचर सेक्शन के लिए भी सारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पुअरर सेक्शन के लिए भी नहीं कर सकते। हमें सोचना पड़ेगा हम कौन से सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एक इकोनॉमी सारे सेक्शंस के लिए चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर द पुअर, ऑब्वियस ही बात है अगर आप पुअर सेक्शन को गुड्स प्रोड्यूस करके दोगे तो डेफिनेटली इसकी वजह से कंट्री में क्या आएगी, सोशल जस्टिस प्रमोट होगी, सोशल वेलफेयर होगा, कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी दूर होगी। बट बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स वुड रिमेन लो। बट यहाँ पर एक चीज भी होगी, जब आप पुअर सेक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब आप सस्ती चीजें बना रहे हो जो पुअर लोग अफोर्ड कर सके, आप सस्ती चीजें बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट कम रहेगा, आपका बिजनेस डाउन रहेगा। आपका प्रॉफिट कम है तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, पैसा कम है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम करोगे, इन्वेस्टमेंट कम करोगे मतलब कहीं ना कहीं आपका जीडीपी कम है, जीडीपी कम है मतलब आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हम लोग बैकवर्डनेस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हम सोशल जस्टिस चाहते हैं या फिर जीडीपी की ग्रोथ चाहते हैं। क्योंकि अगर हम रिचर सेक्शन को बेचेंगे तो ये लोग अफोर्ड करते हैं अच्छी प्राइस पे करना, ये अच्छी प्राइस पे करेंगे, हमारे पास में अच्छा पैसा आएगा, हम और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। तो हमारे ऊपर है हम किसे प्रायोरिटी देते हैं, हम जीडीपी ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं तो हम किसे टारगेट करेंगे, रिचर सेक्शन को। वहीं अगर हम सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर को टारगेट करते हैं तो हम हमारे गुड्स और सर्विसेज किसे सेल करेंगे, पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये थी तीन प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ में क्या आ गई थी, हाउ मच टू प्रोड्यूस, जिसमें दो तरह के गुड्स थे हमारे पास में, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सेकेंड आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। इसमें दो टेक्निक्स थी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर आपके पास में ज्यादा लेबर सप्लाई है या फिर कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, देन गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वहीं अगर आपको चाहिए एफिशिएंसी इंक्रीज हो, पर यूनिट की बनाने की कॉस्ट कम आए, देन गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। थर्ड आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें दो सेक्शंस है, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आपको हायर जीडीपी चाहिए, रिचर सेक्शन को बेचो। अगर आपको सोशल वेलफेयर करना है, सोशल जस्टिस करनी है, तो फिर आप बेचो पुअरर सेक्शन, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। तो ये हो गई हमारी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब देखो बात करते हैं कि ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करी जाती हैं।
सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब है कंट्री। कंट्री का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लोग हैं वो किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, हाउ दे आर अर्निंग देयर लिविंग, वो किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, वो क्या होती है, इकोनॉमी होती है। तो देखो तीन तरह की इकोनॉमीज होती है, ध्यान से समझना। तीन तरह की इकोनॉमीज होती हैं, तीन तरह की कंट्रीज होती हैं। एक होती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को ही हम फ्री इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ध्यान से समझना। एक होती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होता है। देखो प्राइवेट मतलब हम लोग सब कौन है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। और एक होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, जिसे हम पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है। किसका रोल ज्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है। प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है। सारे डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर लेता है। सारे डिसीजंस मतलब जो तीनों हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे डिसीजंस खुद प्राइवेट सेक्टर लेता है अपनी मर्जी के हिसाब से। इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है गवर्नमेंट सेक्टर, बट गवर्नमेंट सेक्टर इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। गवर्नमेंट सेक्टर का काम है कंट्री के अंदर लॉ ऑर्डर मेंटेन करके रखना, कंट्री के अंदर डिफेंस मेंटेन करके रखना, कंट्री की रक्षा करना कि भाई बाहर से कोई अटैक वगैरह ना कर दे। तो लॉ ऑर्डर डिफेंस इस तरह के काम हमारी सरकार संभालती है। तो वो इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है उसे बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी। दूसरा नाम भी याद रखना, फ्री इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा कोई इंटरवेंशन नहीं है। और इसी को बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर सब अपना अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचते हैं। प्राइवेट स्कूल्स अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं, और प्राइवेट कंपनीज वगैरह अच्छे खासे प्राइस में प्रोडक्ट सेल करती हैं, क्योंकि इन सब का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते। वहीं एक आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी है जहां पर मेन रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट को ही हम सेंट्रल अथॉरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को हम, गवर्नमेंट को ही हम सेंट्रल अथॉरिटी भी बोलते हैं। यहाँ पर मेन रोल सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, बट बेसिकली यहाँ पर सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सारी चीजें मतलब ये जो तीन प्रॉब्लम्स थी हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड क्या थी, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। और गवर्नमेंट का मेन मकसद कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है, सोशल वेलफेयर। इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर इसे बोलते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर रही है। तो ये हो गई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरे नाम भी याद रखने हैं, ये भी याद रखना है कि कौन कौन से मेजर डिसीजंस हैं, और ये भी याद रखना है कि इनका मकसद क्या है, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। तीसरी इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसी कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद है पैसा कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गवर्नमेंट सेक्टर का मेन मकसद है सोशल वेलफेयर। यहाँ पर हमारे पास में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, हमारे पास में प्राइवेट कंपनीज भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, प्राइवेट फैक्ट्रीज भी हैं, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज भी हैं। सब कुछ दोनों का है, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है और गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल है। गवर्नमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, गवर्नमेंट काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए। कभी भी जब लगता है गवर्नमेंट को कि प्राइवेट सेक्टर आउट ऑफ लिमिट जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट चाबी कस देती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। स्कूल्स वाले एक लिमिट से ऊपर प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा ना। तो वही यहाँ पर दोनों सेक्टर्स होते हैं, दोनों चीजें होती है। यहाँ पर समझ में आ गया भाई तीन तरह की इकोनॉमीज कौन कौन सी होती हैं।
अब देखो, मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी थी? जो फ्री इकोनॉमी है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स फ्री हैं, प्रोड्यूसर्स खुद डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करके किसको बेचना है, खुद प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट का कोई एज सच इंटरफेरेंस नहीं होता। ऑल डिसीजंस आर टेकन विद द एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर्स का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। याद रहेगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है मार्केट इकोनॉमी का। तो याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स कैसा है? मार्केट इकोनॉमी है। जापान मार्केट इकोनॉमी है। यूनाइटेड किंगडम मार्केट इकोनॉमी है। तो नाम आपको याद रखने हैं, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, यूके, ये किसके अंदर आते हैं? मार्केट इकोनॉमी में। दूसरा नाम क्या है इसका? या तो फ्री इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। अब मार्केट इकोनॉमी में किस तरह से जो हमारी तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो, पहली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, और साथ में क्या था? एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब बताओ, मार्केट इकोनॉमी है, प्रोड्यूसर फ्री है, वो सारी चीजें खुद डिसाइड करेगा, मेन मकसद है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगा? ऑफ विच प्राइजेस आर हाई। यहाँ पर वो प्रोड्यूसर वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा जिनकी प्राइजेस ज्यादा है। प्राइजेस ज्यादा है मतलब लग्जरियस आइटम्स, फॉर एग्जांपल गाड़ी वगैरह, एसी वगैरह, रेफ्रिजरेटर, ये सारी की सारी चीजें कैसी है? जिनकी प्राइजेस ज्यादा है, ये लग्जरियस आइटम है, बड़े बड़े टीवी वगैरह। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर ये सारी चीजें प्रोड्यूस करता है क्योंकि रिचर सेक्शन इन चीजों के लिए हाई प्राइस देना अफोर्ड करता है। तो इसका टारगेट क्या है? रिचर सेक्शन इसका टारगेट है। तो सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कौन सी चीजें प्रोड्यूस करेंगे? जिनकी प्राइसेस ज्यादा है, लग्जरियस आइटम, ताकि प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, उनके पास में अच्छा पैसा आए, ज्यादा पैसा आए, इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो पहली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है मार्केट इकोनॉमी में? ये कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं? लग्जरियस गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जिसके लिए इन्हें अच्छी प्राइस मिलती है और इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। दूसरी बात, ये कैसे प्रोडक्शन करते हैं? हाउ टू प्रोड्यूस। आप खुद सोचो, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे? ये यूज करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब अगर काम मशीनों से हो रहा है तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। जब आप एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन करते हो और फिर उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हो, आपने जितनी भी चीजें प्रोड्यूस करी उससे डिवाइड कर देते हो, तो आपकी पर यूनिट की कॉस्ट कम आती है। आपने 100 एसी प्रोड्यूस करें, आपके 100 एसी प्रोड्यूस करने की जितनी भी कॉस्ट आई उसको आपने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है पर एसी बनाने की कॉस्ट तो कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी, ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये किसको टारगेट करते हैं? गुड्स और सर्विसेज बना के किसे बेचते हैं? ऑब्वियस सी बात है लग्जरियस आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये रिचर सेक्शन को टारगेट करते हैं जो इनके प्रोडक्ट के लिए अच्छी प्राइस देना अफोर्ड करते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है। ये कौन से गुड्स प्रोड्यूस करते हैं? जिनकी प्राइसेस ज्यादा है, लग्जरियस आइटम्स। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए और इनका प्रॉफिट ज्यादा हो। किसे टारगेट करते हैं? रिचर सेक्शन को। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड यूके। अब सेकेंड इकोनॉमी आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, सारी चीजें सरकार डिसाइड करती है। जिसे हम बोलते हैं ना सेंट्रल अथॉरिटी, खुद सरकार डिसाइड करती है। और सरकार का मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर। देखो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये कैसी होती है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, और इसी को बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पर मेन मकसद क्या है? सोशल वेलफेयर। अब देखो, सिर्फ सरकार की चलती है, सारी चीजें सरकार डिसाइड करेगी। तो चाइना की इकोनॉमी अच्छा खासा एग्जाम्पल है, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी अच्छा खासा एग्जांपल है। वही भाई साहब डिसाइड करते हैं ना सारी चीजें, क्या होगा, कैसे होगा, किसको बेचा जाएगा, सारी चीजें। ईरान की इकोनॉमी, रशिया की इकोनॉमी, क्यूबा की इकोनॉमी, ये सब क्लोज एग्जांपल हैं कौन सी इकोनॉमी के? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के। अब देखो, यहाँ पर पहली बात आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है।
तो थ्योरेटिकली देखो, चाइना में आपको पता है इतना कोई सोशल वेलफेयर नहीं होगा, तो थ्योरेटिकली भी बट ये सारी बातें हमें मान के चलनी है। पहली बात, व्हाट टू प्रोड्यूस, यहाँ पर कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे जाएंगे, यहाँ पर नेसेसिटी वाले आइटम्स प्रोड्यूस करे जाते हैं, आइटम्स ऑफ नेसेसिटी, वो आइटम्स जो जरूरत के आइटम्स है, जो बेचारा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी चाहता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, खाने के लिए ऑयल, खाने के लिए अनाज, ये नेसेसिटी वाले आइटम्स है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, ये कैसे आइटम्स है, नेसेसिटी वाले आइटम्स है। किताबें, ये नेसेसिटी वाले आइटम्स हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, विच आर द आइटम्स ऑफ नेसेसिटी, जो हमारा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी परचेज नहीं कर सकता, ये नेसेसिटी वाले आइटम्स है जिनकी उन्हें जरूरत है। तो कौन से आइटम्स प्रोड्यूस करे जाएंगे, आइटम्स ऑफ नेसेसिटी। दूसरी बात, प्रोडक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज ना करके यहाँ पर प्रोडक्शन होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके, ताकि कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, और सरकार यही चाहती है कि सारे के सारे लोगों को रोजगार मिले। तो यहाँ पर सरकार कौन सी टेक्निक यूज करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ताकि कंट्री के अंदर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर सरकार गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके किसको बेचेगी, ऑब्वियस सी बात है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो गुड्स और सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें सस्ते दामों में सरकार उन्हें ये चीजें प्रोड्यूस करके देगी, ताकि उनका भला हो, सोशल वेलफेयर हो, फिर चाहे ये काम करने में सरकार को लॉसेस ही क्यों ना हो। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा, मार्केट इकोनॉमी में कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जाते हैं, लग्जरियस आइटम। कैसे प्रोड्यूस करे जाते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, और प्रोड्यूस करके बेचे जाते हैं रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। उसके बाद में सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे जाएंगे, आइटम्स ऑफ नेसेसिटी। कौन सी टेक्निक यूज करी जाएगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो सके, और प्रोड्यूस करके गुड्स और सर्विसेज किसे बेचे जाएंगे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, फिर चाहे सरकार को लॉस ही क्यों ना हो। समझ में आया। थर्ड इकोनॉमी आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। बेस्ट एग्जांपल है इंडिया की इकोनॉमी। यहाँ पर हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर भी है और हमारे पास में पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार भी है। प्राइवेट सेक्टर काम करता है ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और सरकार काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये प्राइवेट सेक्टर भी लेता है। और प्राइवेट सेक्टर किसके अकॉर्डिंग लेता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर अपने डिसीजंस किसके अकॉर्डिंग लेता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, प्राइवेट सेक्टर उसी चीज का प्रोडक्शन करेगा। प्राइस कैसे डिसाइड होती है, आपको पता है ना, ये प्रोडक्ट की डिमांड है, ये प्रोडक्ट की सप्लाई है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर गए ये क्या हो जाती है, प्राइस हो जाती है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करके किसको बेचना है, अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड करी जाती हैं कि ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हुए तो ये प्रोडक्ट की प्राइस है, इतने में प्रोडक्ट को बेचना है। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, और गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या होता है, सोशल कंसिडरेशन। तो यहाँ पर दोनों चीजें होती है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, सोशल वेलफेयर करता है। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, इंडिया, और भी एग्जांपल्स है, फ्रांस भी है, सिंगापुर भी है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक बात है। अब देखो पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट सेक्टर कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा जिनकी प्राइस ज्यादा है, यानी कि लग्जरियस आइटम्स, ताकि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। साथ में गवर्नमेंट कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगी जो आइटम्स ऑफ नेसेसिटी हैं, ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर हो। तो दोनों का मिक्स हो गया यहाँ पर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या है, मिक्स है। दूसरी बात, हाउ टू प्रोड्यूस, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर कौन सी टेक्निक यूज करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। वहीं सरकार कौन सी टेक्निक यूज करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ताकि कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, बेरोजगारी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।
अब थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। भाई ये डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। अब बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करके किसको बेचे। तो प्राइवेट सेक्टर टारगेट करता है रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, जो उनके लिए एक अच्छी प्राइस देना अफोर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो उनका टारगेट क्या है, वो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट करते हैं जो अच्छी फीस देना अफोर्ड करते हैं। और वहीं अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट टारगेट करती है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, गवर्नमेंट टारगेट करती है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, जो अच्छी प्राइस देना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो महंगी चीजें खरीद नहीं सकते। सरकार इन्हें नेसेसिटी वाली चीजें प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल सरकारी स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास में उतना पैसा नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल्स में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सरकार का टारगेट क्या है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। प्राइवेट सेक्टर का टारगेट क्या है, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसी के साथ में चैप्टर तो कंप्लीट हुआ, एक एमसीक्यू और करा देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कम्युनिज्म लिखा है। कम्युनिज्म मतलब जब सिर्फ सरकार की चले, जब सिर्फ किसकी चले, गवर्नमेंट की चले। याद रखना गवर्नमेंट को ही स्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेट भी बोला जाता है। तो कम्युनिज्म मतलब जब सिर्फ सरकार की चलती है, स्टेट की चलती है, उसे कम्युनिज्म बोला जाता है। और इस इकोनॉमी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। वहीं एक होता है प्योर कंपटीशन। कंपटीशन है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। मतलब मैं कौन सी इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, मार्केट इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, जहां पर सारे डिसीजंस कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है। वो भी किसके अकॉर्डिंग, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के अकॉर्डिंग। तो ये मार्केट इकोनॉमी है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। ये है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, हमारी सेकंड नंबर वाली इकोनॉमी। अब ध्यान से देखना कौन सी कंट्री किसमें आती है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर मैं नॉर्थ कोरिया की बात करूं तो वहां पर सबसे ज्यादा सरकार की चलती है, उन भाई साहब की चलती है ना। तो नॉर्थ कोरिया किसका एग्जाम्पल है, कम्युनिज्म का एग्जाम्पल है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। चाइना किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। वेनेजुएला किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। वहीं अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं, अगर मैं जापान की बात करूं, तो यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर की चलती है। प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये कौन सी इकोनॉमी है, प्योर कंपटीशन यानी कि मार्केट इकोनॉमी। वहीं एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी होता है, जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, दोनों की चलती है। प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग काम करता है, सरकार अपने अकॉर्डिंग काम करती है। और अगर प्राइवेट सेक्टर आउट ऑफ लिमिट जाता है तो सरकार फिर इंटरफेयर भी करती है। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा फ्रांस, हमारा स्वीडन, या फिर हमारा इंडिया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक बात है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारी पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई माइक्रो की, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, मेक श्योर इन क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी है बताना है। Second is which of the following statements reflect the correct situation related to allocation of the resources? Allocation of the resources से related कौन सी situation यहाँ पर correct है। Third है in which economy do consumers and producers make choices based on market forces of demand and supply? वो कौन सी economy है जहाँ पर producers और consumers सारी चीजें decide करते हैं according to market forces of demand and supply? Fourth is which of the following types of economy describes the economy of UK? UK की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी में आती है। एंड हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? ये आज मैंने आपको नहीं पढ़ाया बट जानबूझ के दिया है, इसका आंसर ढूंढ के मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यूनिट 1। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे हमारी यूनिट 2। देखो यूनिट 2 के अंदर हमें 2 चीजें करनी है। यूनिट 2 के अंदर है एक तो हमारा कंज्यूमर्स बिहेवियर, एक है हमारा कंज्यूमर्स बिहेवियर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस की और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारी चीजें। और एक है यूनिट 2 के अंदर हमारे पास में डिमांड, डिमांड के साथ में हमें इलास्टिसिटी भी पढ़ना है। तो देखती हूँ, चाहूंगी तो मैं दोनों को एक साथ करा दूंगी, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ज्यादा लंबी होगी तो एक वीडियो में कंज्यूमर्स बिहेवियर कर लेंगे, एक में डिमांड कर लेंगे। अब आप लोगों को मुझे एक चीज बतानी है कि जैसे जैसे मैं आपको यूनिट कराती जा रही हूँ पर्टिकुलर, उस यूनिट के एमसीक्यूज पैरेलली देती जाऊं, या फिर एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद में एक साथ सारी एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करें। तो प्लीज इस चीज का जवाब मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर देना, और कोई भी सजेशन हो ना, यू आर फ्री टू गिव, प्लीज मुझे कमेंट्स के अंदर दे देना।
तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। बाय फॉर नाउ।